गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और उसमें आज आपको जानना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देख लेते हैं। जैसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं आपके एक दोस्त की कहानी से। मान लिया कि आप पटना के गांधी मैदान में हो, ये है गांधी मैदान। आप अपने दोस्त से उसके गांव के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ सर, गांव तो नाम सुनकर के जज्बाती हो जाते हैं लोग, सबके लिए गांव उसका प्यारा होता है। आगे बढ़ते हैं, इस फ्रेंड से आप पूछते हैं उसके गांव के लोकेशन के बारे में, वेयर योर विलेज इज लोकेटेड। वो बताता है 30 किलोमीटर के दूरी पर है मेरा विलेज भी। कितना दूरी पे? 30 किलोमीटर के दूरी पर। इससे आपको उसके गांव का पोजीशन पता नहीं चलता है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पता चलता है। अब किससे 30 किलोमीटर की दूरी पर है? तो किसी पॉइंट को, गांधी मैदान के किसी बिंदु को आप रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यही रेफरेंस पॉइंट को मैथ में हम लोग कहते हैं ओरिजिन। हाँ सर, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है? ओरिजिन एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट है जिससे आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बता सकते हैं। क्या ये है ओरिजिन? हाँ जी, वो कन्वीनियंट पॉइंट आप अपने हिसाब से तय करते हैं। अच्छा, हो सकता है 30 किलोमीटर इधर हो, माफ कीजिएगा कैप मेरा गिर रहा है, कैप को उठा ले, तो 30 किलोमीटर इधर हो, तो इससे एग्जैक्ट लोकेशन सर पता नहीं चला, ये आ रहे हैं। अच्छा, कहता है, आप पूछोगे फिर कि बताओ जरा उसका डायरेक्शन क्या है, पटना से किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बता देंगे 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हो सकता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो, पटना से नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेकिन कहता है मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल नॉर्थ ईस्ट नहीं समझता है, वो एंगल समझता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं समझता है। कैलकुलेशन करने के बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, ऐसा कोई आंसर नहीं आता है। मैथ तो बस मैथ की भाषा समझता है, और ये जब भी समझेगा तो डायरेक्शन को थीटा में समझेगा। अच्छा, थीटा किससे बताए, किससे ये एंगल बना रहा है? इसके लिए क्या करें, आपको एक लाइन बनाना होगा। मान लिया ये मान लिया ईस्ट डायरेक्शन है, इस एक्सिस का कुछ नाम देंगे, मान लिया एक्स नाम दे दिए। ये रिफरेंस लाइन है, ये रिफरेंस लाइन है। अब हम उसको बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस कि पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ये कहीं पटना में लाइन है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है जो आपको अपने सुविधा के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो हम उसको बताएंगे कि इसके राइट हैंड साइड जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 45 डिग्री एक्स एक्सिस से ऊपर जाओगे, 30 किलोमीटर चलोगे तो यहां मेरे गांव तक पहुंच जाओगे। ये हुआ एग्जैक्ट लोकेशन, ये हुआ एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ जी, तो ऐसे हम लोग सर लोकेशन बताते हैं। ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, ये भी एक लोकेशन बताने का तरीका था। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए हैं? किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस बनाते हैं, जो एक ही पॉइंट से पास करता है, जो एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ओरिजिन। अब सारे दूरी को यहीं से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं जरा देख लीजिए। मान लिया कि ये आपका पेन के इस पोजीशन को
लोकेट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पेन जो है स्पेस में है बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर, मतलब 3 परपेंडिकुलर ऐसे एक्सेस बनाएंगे जो किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरे। इस पॉइंट का नाम ओरिजिन होगा। ठीक है, इस ओरिजिन से हम लोग दाहिना तरफ जाएंगे, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का दाहिना तरफ वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है, इसको ऐसे लिखें, इसको एक्स डैश से सूचित करें। ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई का निगेटिव है। ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो वाई निगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई पॉजिटिव। उसी तरह से जेड, अंदर जाओगे तो जेड निगेटिव, बाहर आओगे तो जेड पॉजिटिव। हाँ सर, हम लोग जेड को इस तरह से मानते हैं, अंदर जो जेड गया निगेटिव और ओरिजिन से बाहर आया वैसे वैसे पॉजिटिव होता गया और बढ़ता गया। अब जरा देखिए, इसको मिटा करके हम लोग जेड यहां देख लेते हैं। ये आपका जेड एक्सिस है, ये वाई का पॉजिटिव, एक्स का पॉजिटिव, ये जेड का पॉजिटिव, इधर वाई का पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव और अंदर में जेड का निगेटिव। ऐसे करके हम लोग एक स्पेस को 8 बराबर भागों में बांट दिए, 8 क्वाड्रेंट हो गए। जरा देखिए इस पॉइंट का क्या लोकेशन होगा। यहां से तीनों एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कैसे, यहां से इस पर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, यहां से इस पर ड्रा करेंगे। आप कह सकते हो कि सर यहां से जब ड्रा करेंगे और यहां तक ड्रा करेंगे तो ये तो ऑब्लिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। नहीं जी, ये जब ड्रा आप कर रहे हो तो ये तिरछा नहीं है, इससे आप देख रहे हो ये आपको ऑब्लिक टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये लाइन से केवल देखो, लाइन से ये 90 डिग्री पर है। अरे भाई ऐसे रहे, ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, हाँ ऐसे और ऐसे ना हो, ऐसे होगा तो लाइन से 90 डिग्री नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा तो लाइन से 90 डिग्री, बाकी इस पर 90 डिग्री पर कहीं भी घूमेगा ये सारा का सारा 90 डिग्री रहेगा। तो इस पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर डालो, और इस पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर डालो। तो जरा देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर जो ओरिजिन से दूरी होगा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम पी रख दिया, पी पॉइंट। अब उसको डाल करके देखें, एक्स पर परपेंडिकुलर डाले उस पॉइंट से तो यहां आया। अब इस दूरी को मान लिया एक्स, पहले हम लोग एक्स का दूरी लिखेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई पर डाल करके देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जेड पर डाल करके देखेंगे जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अच्छा, तो इस पॉइंट का जो यहां पर पॉइंट था, इसका हम लोग एक्स वाई और जेड पर पोजीशन पता कर लेंगे। क्या है जनरल ट्रेडिशन, क्या है, पहले एक्स को लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, फिर जेड कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि जब उस पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर डाले तो कितना मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ लिख देंगे, वाई वाले को यहाँ लिख देंगे, जेड वाले को यहाँ लिख देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, उस पॉइंट का नाम बाहर लिखेंगे, दैट इज पी। क्या होता है जब कोई पॉइंट प्लेन में हो, तब जिस प्लेन में एक्स और वाई बना है, ये वाई है ये एक्स है, ये उसका ओरिजिन है, उसी प्लेन में अगर कोई पॉइंट पी हो तो जरा देख लें, इसका x तो ये हो गया, इसका y तो ये हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये x ये y, मतलब ये y हो गया। जरा देख लीजिए इस पॉइंट का z कहाँ होगा, तो ये इसी प्लेन में है जिस प्लेन में x और y बने हैं। इसका z डालने की कोशिश कीजिएगा इस पे, तो एकदम ओरिजिन पे आएगा। देख लो जरा, एकदम कहाँ आएगा, ओरिजिन पे आएगा। अगर इधर आता तो जेड पॉजिटिव होता, अगर अंदर जाता तो जेड निगेटिव होता, लेकिन हमेशा यहाँ पर जेड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो, तब जो 0 नहीं है
उसी प्लेन में ये पॉइंट होगा। जैसे एक्स वाई जीरो नहीं है, एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है, तो ये प्लेन को क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अब ये स्पेस ना होकर के एक प्लेन हो गया। अब जीरो ना भी लिखे तो काम चलेगा। सबको पता है कि जेड हमेशा जीरो है, मतलब एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है। जरा इसका पोजीशन निकालना है, जरा इसका पोजीशन निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। पहले तो दूरी निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि एक्स पर इसका क्या पोजीशन है? परपेंडिकुलर डालते हैं। वाई पर इसका क्या पोजीशन है? परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तो इसका दूरी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट करेंगे, ये निकल जाएगा आर, बिल्कुल निकल जाएगा। सर आर तो इधर भी हो सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन इससे कैसे पता चला? उतना दूरी तो इधर भी हो सकता है, हो सकता है। पर जो ये रिफरेंस लाइन एक्स माने हैं, इस रिफरेंस लाइन से इसका एंगल हम लोग देखेंगे। जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है लाइन, उसके दाहिने तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और देखेंगे इसका कितना एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो आर और थीटा दोनों हम लोग लिखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। अब सर कहता है कि थीटा कैसे निकालें? आराम से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाई बी, तो पी के जगह पर वाई है, बी के जगह पर एक्स है। अब थीटा इजकल टू लिखेंगे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इस तरह से थीटा हम लोग निकाल सकते हैं कि कै डिग्री पर है। अगर वाई बाई एक्स का वैल्यू 1/√3 आए तो लिखेंगे टेन थीटा इजकल टू टेन 30 डिग्री, यानी कि थीटा इजकल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ जी, आराम से लिख सकते हैं। इससे तो सर पोजीशन पता चल जाएगा। जब हम लोग एक प्लेन को एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, तो जहां दोनों मिलते हैं उसको ओरिजिन तो बोलते ही हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब जानते हैं। इसमें एक्स भी पॉजिटिव, एक्स का ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसमें वाई भी पॉजिटिव, एक्स का ही पॉजिटिव, अतः दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ कोई पॉइंट हो तो एक्स तो इसका निगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा। तो एक्स निगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर इधर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव होता है। हाँ सर, ये सब जानते हैं। और यहाँ एक्स तो पॉजिटिव होगा, कोई पॉइंट का एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा, तो प्लस माइनस। हाँ सर, ये सब चीज समझते हैं। जब समझते हो तो यहां देख लो, यहां जरा देख लो। ओरिजिन तो सर समझ गए। एक्सेस क्या होता है? यहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से जो पास हो रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो लाइन ही तो एक्सेस है। एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस। पढ़ चुके हैं d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं। हाँ जी, जैसे ये 10th में आप पढ़ चुके हो। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a का x1 और y1, b का x2 और y2, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है यानी कि ए बी इजिकल टू, इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। सर बहुत अच्छा, पढ़ चुके हैं हम लोग 10th में। अब जरा आइए सेक्शन फार्मूला पर हम लोग विचार करते हैं। किस पे विचार करते हैं? सेक्शन फार्मूला पे। हाँ सर, ये सब तो 10th में पढ़े हैं। क्या है? एक लाइन है जिसका ये कोऑर्डिनेट एक है x1 और y1, ये कोऑर्डिनेट b है x2 और y2 इसका कोऑर्डिनेट है। अब कहता है कि एक पॉइंट है p, जो ये पॉइंट जो है इस पूरे लाइन को
m/n रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब AP बाई BP इजकल टू m/n है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। इस P पॉइंट का तो खुद से हम लोग लिख लिए x और y। अब इसका कोऑर्डिनेट बताना है तो आसान सा उपाय सर हम लोग पढ़ चुके हैं। x इजकल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला। तो हम लोग लिखते हैं my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। हाँ सर, अगर मिड पॉइंट वाला निकालना है तो ये दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। वो सारा कुछ आप जानते हैं, 10th में सर पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन, हाँ जी, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, और मैथ समझता है झुकाव मतलब इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास प्लेन में एक XY प्लेन है, ठीक है, ये एक लाइन है, कहता है कि इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे हम लोग, और इस तरह से प्रोड्यूस करें कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करें। फिर जहां इंटरसेक्ट किया है ये लाइन एक्स एक्सिस को, AB लाइन, वहां पर ये एल लाइन लिख देते हैं। चलिए एल लाइन, उस जहां पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को देखेंगे, उससे राइट हैंड साइड में जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये एंगल थीटा हो गया। अब इंक्लिनेशन इक्वल टू लिखेंगे थीटा। अगर कोई पूछे इस लाइन का, इस लाइन का क्या होगा, इसको जरा सा प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से कि एक्स एक्सिस को आकर के मिल जाए। अब जहां पर इंटरसेक्ट किया है उसके दाहिने तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मान लिया 120 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे 120 डिग्री। ये इसका इंक्लिनेशन हो गया, मेरा मतलब झुकाव हो गया। अब इसका देखते हैं, इंक्लिनेशन हो गया 120 डिग्री, आप लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक इंक्लिनेशन हो सकता है? इंक्लिनेशन 0 डिग्री से लेकर के उसके बराबर या उससे बड़ा हो सकता है थीटा, और 180 डिग्री तक हो सकता है। अब ऐसा क्यों? अब देख लो जरा, किसी का भी इंक्लिनेशन 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए लाइन है, अब इस लाइन को उठा करके एक्स एक्सिस पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, एंगल जो बनेगा 0 डिग्री बनेगा। इंक्लिनेशन इसका 0 है, मतलब जिसका इंक्लिनेशन निकालना है उसको एक्स एक्सिस पर लेकर के आएंगे, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस पर लेकर के आएंगे और तब एक्स एक्सिस पर लेकर के आएंगे, इस लाइन को मान लिया यहाँ लेकर के आए, तब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 180 डिग्री। हाँ सर, इसका तो आ गया 180 डिग्री। मतलब इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा इंक्लिनेशन करते हो तो फिर ये 90 डिग्री से कम आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर 90 डिग्री से कम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, जरा देख लीजिए स्लोप क्या होता है। यह है आपका XY प्लेन, ये एक लाइन है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट मतलब ढाल, इसका ढाल निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, देख लेंगे इस लाइन का कोई 2 पॉइंट लेंगे, मान लिया एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, मान लिया x2 और y2 है, इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 और y1। चलिए अब क्या करेंगे, जरा इससे परपेंडिकुलर इस पर डालिए, ये हो जाएगा x1, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये क्या हो गया? y1। ठीक है,
यहाँ जरा डाल करके देखो, यहाँ से यहाँ हो जाएगा x2 और ये यहाँ से यहाँ जो है y2 हो जाएगा। होगा? बिल्कुल होगा। अब ये जरा देखो, ये क्या हो गया y2 माइनस y1, ये पूरे y2 में से y1 को घटाएंगे, ये हो गया और ये है इसके बराबर। चूंकि परपेंडिकुलर डाले हैं तो इसके x एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज x एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। हाँ सर, ये सब तो समझ में आता। ये जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल के ABC, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया P और ये हो गया B। अब जरा लिखें P बाई B, तो इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इतना के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग P बाई B के जगह पर tan थीटा। कब? यदि ये एंगल थीटा हो तब। जरा ध्यान से देखो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। हाँ सर, ये तो इंक्लिनेशन वाला थीटा ही है, ये इंक्लिनेशन वाला थीटा ही है। इसी tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं मैथ में, यानी कि m। अब इसको स्लोप क्यों कहते हैं सर? हाँ जी, यही P और B मिलकर तो इसका ढाल तय करते हैं। जैसे आपके घर में एक लैडर है ये वाला, ठीक है, आपके दोस्त के घर में एक लैडर है ये वाला, बोलेगा कौन ज्यादा ढाल है, तो ये ज्यादा स्टीप है, ये जल्दी ज्यादा ढाल है और ये कम ढाल है। क्यों? क्या फर्क हुआ जरा देख लीजिए। अब इनको बना करके इनका ढाल तय करना है, तो जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हो, ये हो जाता है P और ये हो जाता है B। अब कहता है कि ये थीटा हो गया। अब कहता है कि स्लोप जो है P के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, P बड़ा कर दोगे तो स्लोप ज्यादा होगा, इससे ज्यादा स्लोप है, तो कहता है स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P। अब जरा देखिए, P को बड़ा ना करें और B को बड़ा कर दीजिए, P उतना ही रहने दीजिए जितना ही P है उतना ही। स्लोप कम हुआ कि नहीं? तो कहता है कि स्लोप मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अब दोनों को साथ लिखे तो लिख सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई B। अब कांस्टेंट डाल दें तो ये बराबर हो जाए। कहता है कि कांस्टेंट का वैल्यू 1 है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई असाइनिंग नहीं होता है, ये प्योर नंबर है, अतः m बराबर होता है P बाई B, और P बाई B पर ही स्लोप निर्भर करता है, अतः P बाई B के रेशियो को मतलब tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। चलिए, तो ये सब तो सर हम लोग गांठ बांध लिए कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इजकल टू tan थीटा, और tan थीटा ही तो स्लोप है। ये याद रखना बच्चों, आगे आपको काम करेगा। जरा चलते हैं हम लोग इक्वेशन के तरफ। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन कहां से आएगा? देख लो बच्चा पार्टी, इक्वेशन कहां से आता है। ये एक ग्राफ में बना दूं आपके लिए। जैसे पहले लीनियर इक्वेशन लिख तो लें, लिख लिए, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ सर, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, जिसके हर एक टर्म में जो वेरिएबल आते हैं उनका पावर 1 हो। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे इक्वेशन कैसे हम लोग पढ़े थे 10th, इक्वेशन पढ़े थे 3x प्लस 9 इक्वल टू 10। ये एक टर्म है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ हम लोग सर देख सकते हैं 2x
प्लस वाई इजकल टू 5। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये x है, यहाँ एक लिख देते हैं, एक y है इजकल टू 5 है। इसको हम लोग माइनस को 5 इधर लेके आएंगे, -5 इजकल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन ये हो गया। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by, a b और ये c है इतना -5 इजकल टू 0, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा जरा देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ सर हम लोग 10th में बना करके देख लिए हैं। सर हम लोग तो ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं, जहां दो इक्वेशन सिमुल्टेनियस इक्वेशन के ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो यूनिक सोल्यूशन हो जाता था, नहीं करते तो नो सोल्यूशन होता था, और जब कंसाइड करता था इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। चलिए जरा एक का ग्राफ हम लोग बना लें। जैसे देख लीजिए, यहां पर ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यदि इस्तेमाल करें, माफ कीजिएगा, इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का, तो हम लोग बना सकते हैं y इजकल टू -2x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग सर बॉक्स बना लेते थे, और बॉक्सिंग करने के बाद, या बॉक्सिंग करने के बाद, वो बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग करने के बाद हम लोग क्या करते थे, ऊपर में x लिखते थे, नीचे में y लिख देते थे। अच्छा, अब हम लोग x का वैल्यू पुट करते थे 0, तो y का वैल्यू आता था 5। x का वैल्यू पुट करते थे हम लोग 1, तो y का वैल्यू आता था 3। x का वैल्यू पुट करते थे 2, तो y का वैल्यू आता था 1। x का वैल्यू पुट करते थे 3। चलिए तीन ही पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 पॉइंट अगर एक सीधी में है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और नॉन कोलिनियर तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, उसी से नेचर पता चल जाएगा। आइए हम लोग जरा देख लेते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, आराम से नहीं बना, आराम से जरा प्यार से बनाते हैं, प्यार से इसको हम लोग बना लिए, ठीक है। इसको भी बना डाला तो लाइफ झींगा लाला, थोड़ा सा और झींगा लाला करते हैं इसको। चलिए बना लिए। अब यहां पर लिखेंगे 2, यहां पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 लिख दिए। यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16। हाँ जी, और यहाँ पर x का भी 0 और y का भी 0, इसका नाम देते हैं O। बहुत अच्छा बच्चा पार्टी। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है कि इसका ग्राफ जरा बनाएं। x पे 0 है, इधर जाएंगे तो x पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो x निगेटिव। x पे 0 है तो x तो इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते हैं। और y पर कितना है, y पे है 5, इसका नाम रखेंगे a। x पर 0 और y पे 5। कोऑर्डिनेट देखिए, पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। जरा देखिए x को 1 समझिए, x को यदि 1 मानते हैं तो y हो जाएगा 3। हाँ जी, 1 तो यहाँ होगा 0 और 2 के बीच में, और 3 यहाँ होगा। चलिए हो गया। अच्छा, अब x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 1, x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 1। बिल्कुल हो गया सर। चलिए अब इस पॉइंट को लिखते हैं हम लोग B पॉइंट, और इसका लिखेंगे 1 और 3। इसको मानते हैं C पॉइंट, इसका लिखेंगे 2 और
1। देख लीजिए कोऑर्डिनेट किस हिसाब से दिया जाता है, देख लीजिए। अब एक चीज पर ध्यान देंगे, अब एक चीज पर ध्यान देंगे कि सर एक लाइन इन तीनों से यदि पास होता है, सर इन तीनों से पास होता है एक लाइन, आप तो सर 2 लाइन बना दे रहे हो। हाँ जी, चलिए एक लाइन जो इन तीनों से पास होता है एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है सर। हाँ जी, हर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तभी तो इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज और जरा देख लेते हैं। इस पॉइंट पे जरा हम देख लेते, इस लाइन पे, माफ कीजिएगा, इस लाइन के सारे बिंदु का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस तरह का होगा कि नहीं होगा। अब इस सारे बिंदु के कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे एक्स और वाई के जगह पे, हर बार ये संतुष्ट करेगा। अब सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को ये इक्वेशन इस इक्वेशन में डालने पर ये संतुष्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे ये लगभग 2.5 है, x बराबर 2.5 तो y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ है कि नहीं, x 2 से ज़्यादा है, 4 से कम है, लगभग 2.5 है तो y बराबर 0 हो जाता है। देख लीजिए, -2 × 5/2 और +5, x के जगह पर 2.5 रख दिए, मतलब 5/2 रख दिए, y बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है ये बिंदु, और ये बिंदु इसी लाइन पे है। इस लाइन पे पड़ने वाले हर एक बिंदु और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये वाला या ये वाला इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। या फिर इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाले जितने भी बिंदु हैं इस लाइन पे रहेंगे तो कहेंगे कि ये लाइन इस इक्वेशन का लाइन है, या फिर ये इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है। और हर लाइन का, हर स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन ही बनता है, लेकिन सबका इक्वेशन अलग अलग होता है। बिल्कुल सर, क्या सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन होता है? हाँ, एक डिफिनिट पैटर्न में बने हुए जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं सबका इक्वेशन होता है। जैसे सर्किल का इक्वेशन होता है, तो सर्किल, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, सब बिंदु का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स वाई होगा। अगर सर्किल के इक्वेशन में यहाँ वाला कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स के जगह पर एक्स और वाई के जगह पर वाई पुट करते हैं, LHS बराबर RHS हो जाता है, मतलब इक्वेशन को संतुष्ट करता है। फिर यहाँ वाला भी पॉइंट का वैल्यू उसमें डालते हैं, कोऑर्डिनेट डालते हैं, फिर भी इक्वेशन संतुष्ट हो जाता है। यहाँ वाला डालते हैं, फिर भी इक्वेशन संतुष्ट हो जाता है। तो कहेंगे कि इसी सर्किल का वो इक्वेशन है, या इक्वेशन का ये सर्किल है, इस इक्वेशन का ये सर्किल है। समझ में आ रहा है? तो सारे एक पैटर्न में बने जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, जिनको हम लोग फार्मूला से एरिया वगैरह डिराइव करते हैं, तो लगभग एक डिफिनिट पैटर्न में बने हुए, एक सिमेट्री के साथ बने हुए जितने भी फिगर हैं, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इस तरह के जितने भी कोनिक सेक्शन हैं सबका कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है। अब जरा देखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन जरा देख लें सर, इसका स्लोप कैसे निकालें इसका स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप निकालने के लिए कोई पॉइंट लीजिए, कोई 2 पॉइंट लीजिए। क्या 2 पॉइंट लेंगे? यहां पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। जैसे एक इस पॉइंट को मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लीजिए सेकंड। स्लोप आराम से हम निकाल सकते। इक्वेशन हमारा क्या था? y = -2x + 5, ये इक्वेशन आया था। जरा इसका स्लोप निकालने के लिए कहे तो इसके पॉइंट को मानेंगे, क्या होता है? m = y2 - y1, यानी कि ये तो x2 है, ये y2 है, तो 5 -
3 y2 माइनस y1 बट x2 0 माइनस 1, ये है 0 ये है 1, किसी को पहला पॉइंट किसी को दूसरा पॉइंट मान सकते हैं। अब m इजकल टू हो जाएगा 2 बाई माइनस 1 यानी कि -2। सर -2 तो यहाँ भी है, -2 तो यहाँ भी है। एक और चीज़ देखेंगे, ये 5, सर 5 यहाँ है, तो देख लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन था, हमारे पास जो इक्वेशन था 2x प्लस 1y माइनस 5 इजकल टू 0, ये जो इक्वेशन था इसी को तो इस फॉर्म में लिखे हुए सेम इक्वेशन है। अब इस फॉर्म में यदि किसी इक्वेशन को आप लिख देते हैं तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो स्लोप के बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। अच्छा, जो जैसे y इजकल टू mx प्लस c जो है ये है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, ये लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो y एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो c बताएगा कि y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये m बताएगा कि स्लोप क्या है। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में डायरेक्ट कह सकते हैं इसका स्लोप है -2 और y को कहां पर काटा है 5 पर काटा है। ये सर स्लोप भी निगेटिव पॉजिटिव होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अरे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का हर एक वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब ये इस तरह से हो जाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पहले बता चुके हैं। तो 180 डिग्री 90 डिग्री और 180 के बीच में होगा तो थीटा हो जाएगा निगेटिव, और जब थीटा निगेटिव होगा तो tan माइनस थीटा इज होता है -tan थीटा। स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लोप निगेटिव और 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव। चलिए अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर स्लोप, जरा देख लेते हैं या नेचर ऑफ स्लोप देख लेते हैं। इफ थीटा इज मोर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री m इज पॉजिटिव। अब ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसको चाहो तो आप पोज करके लिख दो। इफ थीटा इज मोर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पर तो सर इन्फिनिटी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसको 90 डिग्री हटा देते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि 180 से कम या बराबर तो m इज निगेटिव। ये दोनों पॉइंट को आप चाहो तो लिख सकते हो। चलिए अब यहां के बाद देखते हैं जल्दी से बिना समय लिए हुए हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है, और इस फॉर्म में रहता है तो a में यदि निकालना हो तो -a/b। कैसे सर जरा देख ले, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, स्लोप ये है a और ये है b। अब लिखेंगे m इजकल टू -a, a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 1 है कि नहीं स्लोप? हाँ सर यही तो स्लोप आया था, चलिए तो ये स्लोप आ गया, इससे भी निकाले थे तो स्लोप इतना ही आया था। मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो स्लोप -a/b करके निकाल सकते हैं। दूसरा y इजकल टू mx प्लस c, हियर m इज स्लोप एंड c इज intersection of line on y axis।
वाई एक्सिस पर लाइन का इंटरसेक्शन। अरे बात समझ में? चलिए, तो y को कहां पर मिला है? 5 को मिला है। यहां पर है कि नहीं? यहां पर है कि नहीं? जरा देख लो, यही तो C है। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आपको राइट डाउन करना चाहिए, लिख लो आप। स्ट्रेट लाइन का तीसरा टाइप का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। हियर m is slope, d is intersection on x axis। जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए। अगर सर ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर सर ये इक्वेशन लिखा हुआ है, चलिए इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0। ये ना था इक्वेशन। चलिए इसको मिटा देते हैं। सर यदि देखना हो कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखें? लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0। इस y को इधर रखिए, माइनस 2x माइनस 5 है। चलिए -5 है, माफ कीजिएगा, ये -5 था। चलिए 2x प्लस 5 हो गया। अब इसको कहता है ये तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट, x पर कैसे निकालें? आपको क्या करना होगा? y इजिकल टू -2 को कॉमन निकालना, -2 स्लोप है, कॉमन निकाल लें। यहां पर ये x बच जाएगा और ये बच जाएगा -5/2। ये कैसे हो गया सर? फिर से सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। इतना तो समझ होना चाहिए। 5 में 2 से ऊपर गुना और नीचे डिवीजन, 2 निकाल दिए तो नीचे वाला 2 बच गया। यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब देखेंगे ये तो स्लोप है, m इक्वल टू -2। इस लाइन का स्लोप हर जगह पर सेम है, चूंकि स्ट्रेट लाइन है, हर जगह ढाल बराबर है। टेढ़ा मेढ़ा लाइन जाता तो हर जगह ढाल बराबर नहीं होता। स्लोप तो इतना है। अब इसका d कितना है? x एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है? तो d के जगह पर है 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? हाँ, तो x एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या सर एक ही इक्वेशन में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन निकल सकता है कि नहीं? तो इसको हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में समझ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में समझ लेते हैं। हाँ जी, x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ऊपर केवल x होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ऊपर केवल y, तो ये इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस और ये इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। चलिए जरा इसी को देख करके हम लोग समझते हैं, एक ही साथ दोनों निकल जाएंगे। जरा देखिए 2x प्लस वाई इजिकल टू 5 लिख सकते हैं। इधर 1 लाना है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2/5x प्लस y/5y 1/5y इजिकल टू 1। हाँ सर, तो ऊपर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो x/5/2 प्लस y/5/1 इजिकल टू 1। हाँ जी, ये ठीक है। 5/1 को केवल 5 भी लिख सकते हो। इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका। इससे क्या हुआ? इस फॉर्म में आ गया। और जब इस फॉर्म में आ गया, ये बता रहा है इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस 2.5 5 का आधा, और ये y पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? 5 पर कर रहा है। दोनों इंटरसेक्शन एक साथ निकाल लिए, पर इसमें स्लोप नहीं पता चलेगा, तो A इज इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, B इज इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। ये आपका तीसरा इक्वेशन है।
क्या सर इतना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको इसको मिटा देते हैं और हम लोग सनई सनई आगे बढ़ते चलेंगे। यहां के बाद हम लोग जरा एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, सारा मिटा देते हैं। Find the slope and equation of a line passing through 3, 7 and 5, 8, 3, 7 and 5, 8 इसको हम लोग निकालेंगे। अब इसका इक्वेशन निकालना है, लिखेंगे also find स्लोप। इक्वेशन भी निकालना है और स्लोप भी निकालना है। जरा देख लीजिए हम लोग स्लोप कैसे निकालें। स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास ये दिया हुआ है इसका 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट है। ए पॉइंट कितना है 3, 7 और ये है बी पॉइंट, ये कितना है 5 और 8। अब कहता है कि इसका स्लोप निकालिए। स्लोप पहले निकाल लेते हैं। m इजकल टू इसको दूसरा पॉइंट माने इसको पहले y2 माइनस y1 अब बाई x2 3 माइनस 5 इसको लिखेंगे -1 बाई -2 यानी कि 1/2 इसका स्लोप है। जरा इक्वेशन निकालने के लिए कहें। अब इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान सा काम है। क्या करेंगे हम इक्वेशन के केस में? खुद से इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे C, इसको लिखेंगे x और y और फिर स्लोप का, इसका स्लोप तो आपको पता है, क्या करेंगे y -7 बाई x -3 इसका भी स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप बराबर होता है। इजकल टू स्लोप तो सब पता है कितना 1/2। अब आराम से गुना कर लीजिए, आराम से गुना कर लीजिए। 2 इंटू y -7 इजकल टू x -3। अब 2y -14 इजकल टू x -3। अब इसको आप इक्वेशन बना सकते हैं 2y - x -11 इजकल टू 0। हाँ सर बना सकते हैं। इस इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब जैसे दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है इक्वेशन पूरा पहले मिटा लें। पूरा पहले मिटा लें। जैसे दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन and its slope when it passes through 2, 8 and 3, 6। आराम से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। हाँ आराम से निकाल सकते हैं। किसी एक को ए पहला पॉइंट मान लीजिए या दूसरा, और किसी एक को पहला। अब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करेंगे तो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकल जाएगा तो इक्वेशन बनाना आसान है। खुद से एक XY पॉइंट लेंगे और फिर आराम से लोग बना लेंगे 6 - 8 और 3 - 2 -2 6 - 8 और 3 - 2
अब इसको लिखेंगे -2, स्लोप हो गया। अब खुद से एक पॉइंट ले लीजिए x और y और लिखेंगे, मान लीजिए कि अगर ये लाइन है, खुद से एक पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई और लिखेंगे यहां पर एक और पॉइंट बना लें, इसको लिखेंगे क्या 2, 8, इतना ही से काम हो जाएगा। ये एक पॉइंट है 3, 6, इतना ही से काम हो जाएगा। y -8 x -2 इजिकल टू -2। अब इक्वेशन बना लो, आसानी से ये इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। चलिए आइए कुछ स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। क्या है स्पेशल केस? सर अगर इस तरह का क्वाड्रेंट हो और एक लाइन इस तरह से हो, ठीक है। अब ये d दूरी पर है x एक्सिस से, इसका क्या इक्वेशन होगा? इसका सीधा सीधा इक्वेशन होगा y इजिकल टू डी, यानी कि y - d इजिकल टू 0। ये इक्वेशन d के जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे रहे तो आपको प्लस हो जाएगा। अगर ये लाइन इसी पर हो, मतलब ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन को लिखने के लिए कहे तो क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखने के लिए तो हर जगह y क्या होगा? एक्स एक्सिस पे 0 होगा। y ना ऊपर है ना y नीचे, एक्स एक्सिस पर एक ही लाइन में इसका इक्वेशन लिखेंगे y इजिकल टू 0। अगर कोई कहे कि y एक्सिस का इक्वेशन लिखिए तो x इजिकल टू 0। अगर कोई कहे कि इधर कोई लाइन है 5 यूनिट की दूरी पर, इसका इक्वेशन लिखिए, तो यहां पर सीधा सीधा लिखेंगे x इजिकल टू 5, x इजिकल टू 5, यानी कि x - 5 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। हुआ कि नहीं? आज बस इतना ही। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा ग्राफ, और उस लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि ग्राफ का खूब इस्तेमाल पूरे फिजिक्स में होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।